नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। देश के उपराष्ट्रपति चुनाव की रेस तेज हो गई है। एनडीए ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए का उम्मीदवार घोषित किया गया है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में इनके नाम पर मुहर लगी। 20 अगस्त को सीपी राधाकृष्णन अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं इंडिया ब्लॉक ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बैठक की, जिसमें सरकार के नंबर गेम को चुनौती देने पर चर्चा हुई और विपक्ष ने प्रत्याशी उतारने का फैसला किया। हालांकि विपक्षी गठबंधन ने अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं किया, लेकिन 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में कैंडिडेट उतारने का फैसला लिया है। उधर सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाना बीजेपी का बेहद सोचा समझा कदम माना जा रहा है। राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने सियासी संदेश देने का प्रयास किया है। बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को मैसेज देने के साथ दक्षिण भारत में अपनी सियासी पकड़ मजबूत बनाए रखने का दांव चला है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है बीजेपी से प्रताप राव जी। बहुत स्वागत है प्रताप जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ राजेंद्र मेघवाल जी हैं। राजेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी मौजूद है। मिथिलेश जी आपका बहुत स्वागत है। बेहद अहम मुद्दा है प्रताप राव जी, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि उपराष्ट्रपति एनडीए का ही था और अब दोबारा इसे लेकर चुनाव है, लेकिन सवाल उठता है कैंडिडेट को लेकर। क्या अहम वजह रही है सीपी राधाकृष्णन के चयन को लेकर? क्या क्योंकि ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश, कार्यकर्ताओं को मैसेज देने की, बहुत ही बड़ा और गरिमामय पद उपराष्ट्रपति का होता है और इसलिए चयन की प्रक्रिया और चयन के लिए जो नाम आता है सामने वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है पूरी जिम्मेदारी के साथ। क्या मंशा रही है इस नाम के पीछे? श्वेता, जब राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा हुई थी तब से ही मीडिया में भी और जनरल चर्चा में भी बहुत सारे नाम भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए से जुड़े नेताओं के नाम आ रहे थे। बहुत सारे योग्य, और सब योग्य थे। तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक लंबी लिस्ट अभी भी है जो इस पद के लिए योग्य थे, उपयोगी थे और देश के लिए ज़रूरी थे। उनमें से जो पार्टी के नेतृत्व ने सबसे बेहतर माना और उनको आगे बढ़ाने की तय किया। इसमें ना कोई राजनीति है, इसमें केवल एक सोच है कि एक योग्य व्यक्ति को पहली बात तो वहाँ चयन किया जाए। दूसरी बात कि भारत इतना बड़ा देश है तो देश के हर भाग को एक बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए, तो वहाँ से भी नेतृत्व आए तो निश्चित तौर पे वो तमिलनाडु से जुड़ाव रखते हैं और तमिलनाडु से भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इतने बड़े पद पे पहुंचेगा और वो भी ऐसे समुदाय से, ऐसी जाति से जो वहाँ कृषक मानी जाती है और वहाँ राजनीतिक तौर पे काफ़ी सक्रिय भी है और काफ़ी उनका प्रभाव भी है। तो एक तो ये वहाँ की जनता को मैसेज जाएगा निश्चित तौर पे, लेकिन साथ में जो राधाकृष्णन है उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड जो रहा है, वो लोकसभा के जब सदस्य रहे, उसके बाद कोर बोर्ड के जब अध्यक्ष रहे, उसके बाद वो जब राज्यपाल के रूप में उन्होंने अलग अलग राज्यों में जो भूमिकाएं निभाई, उन सब का निचोड़ ये था कि जो राधाकृष्णन है इस पद के लिए सबसे सर्वाधिक उपयोगी हो सकता है। आरएसएस फैक्टर भी है क्या महत्वपूर्ण इसमें? हाँ, देखिए ये एक बड़े गर्व की बात है कि वो बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और बचपन से उनको संस्कार मिले। संघ की शाखाओं में उन्होंने जाना शुरू किया। जैसे ही कॉलेज में आए तो विद्यार्थी परिषद के माध्यम से उन्होंने छात्र राजनीति में भाग लिया और उसके बाद 1974 में वो जनसंघ से जुड़े और जनसंघ से जुड़ने के बाद लगातार आगे बढ़ते हुए वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और उन्होंने तमाम जिम्मेदारी, छोटी सी लेके बड़ी तक जिम्मेदारी निभाई है। इसलिए एक बड़ा उनका राजनीतिक अनुभव है, राजनीतिक सफ़र है जिसमें हज़ारों लाखों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन्होंने काम किया है। पार्टी को तमिलनाडु में भी खड़ा किया है, देश में भी खड़ा किया है, साथ में समाज के और जनता के और देश के कई मुद्दों को खुद हल करने में उन्होंने काफ़ी सिद्धस्तता मिली है।
कोर बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पे तो अब सब बात जब सामने आ रही है कि कोर बोर्ड ने एक्सपोर्ट का एक रिकॉर्ड कायम किया था, तो ऐसी स्थिति तो उनके हर जगह जहाँ जहाँ गए सक्सेस एक नेतृत्व है, तो निश्चित तौर पे राधाकृष्णन इस पद के सबसे सर्वाधिक उपयोगी थे, इसलिए पार्टी ने तय किया। ठीक है राजेंद्र मेघवाल जी, अब देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव है, विपक्ष की भी आज ही बैठक होकर यह तय किया कि हाँ हम कैंडिडेट उतार रहे हैं, क्योंकि नंबर गेम तो सत्ता पक्ष के फेवर में है, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी होता है कि कितना आपके पास जीतने के चांसेस हैं। लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष का भी क्योंकि राइट है उसे कैंडिडेट उतारना है, चुनाव लड़ना है, वो आप लोग कर रहे हैं। लेकिन इस कैंडिडेट के नाम चयन को लेकर क्या कुछ रह सकता है? दूसरी बात, क्या ये सिर्फ प्रतीकात्मक तो नहीं है कि हाँ चुनाव लड़ना है, कैंडिडेट उतारना है, या फिर बहुत कोशिश तैयारी है इस चुनाव में अपने कैंडिडेट की जीत को लेकर? देखिए श्वेता जी, संविधान के अनुच्छेद 67 के अंदर उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन जो अभी निवर्तमान उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी, जिनका कार्यकाल 2 साल से अधिक समय का बचा हुआ था, उनको जिस तरीके से अपमानजनक तरीके से मतलब जबरदस्ती इस्तीफा दिलवा के जिस तरीके से उनको पद से हटाया गया, वो अपने आप में पूरे देश के लिए पूरे देश के लिए ये चिंता की बात है। और जिस तरीके से राजनीति में जो अधिनायकवाद पनप रहा है, वो वास्तव में इस लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, संवैधानिक संस्थाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि मोदी जी क्या करते हैं, सवाल ये है कि इस देश का लोकतंत्र और संविधान अपनी मूल भावना के अनुरूप काम करता है या नहीं करता है। अब यहाँ पर मोदी जी ने, आपने जैसा कि सवाल किया इनसे कि साहब आरएसएस का है, तो देखिए जो आरएसएस और मोदी जी की जो बीच में खाई बन रही है ना, जो दूरियां बढ़ रही है ना, उसको पाटने के लिए एक प्रयास किया गया है। आपको लेकिन दे रही है। सुन लीजिए लेकिन बातों से क्या सुन लीजिए ना, मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए अभी हमने मोदी जी के बनने के बाद से लगातार इस तरीके का एक ट्रेंड देखा है कि राज्यों में चुनाव जीतने के लिए जिस तरीके से मोदी जी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद का चयन करते हैं, देखिए आपको पता होगा कि 2017 में जिस तरीके से रामनाथ जी कोविंद को मतलब यूपी में और गुजरात के अंदर चुनाव जीतने के लिए जिस तरीके से प्रत्याशी बनाया गया, जिस तरीके से उड़ीसा, झारखंड और बंगाल के अंदर चुनाव जीतने के लिए द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया गया, जिस तरीके से किसान आंदोलन को जिस तरीके से सरकार की फजीयत हो रही थी या किसान नाराज थे, तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी के अंदर अपना जनाधार को संभालने के लिए जगदीप धनखड़ जी को बनाया गया। तो ये पूरा का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। और आपको मैं यहां बता दूं कि तमिलनाडु में पिछले जो लोकसभा चुनाव थे 2024 के, उसमें भाजपा का खाता भी नहीं खुला था, मतलब भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली थी। ठीक बात है, ये किसी को भी प्रत्याशी बनाए, लेकिन कम से कम ये वो बातें ना करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया अलायंस है, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, जो पूरा का पूरा हमारा गठबंधन है, तमाम राजनीतिक दल हैं, उनके साथ में चर्चा करने के बाद में हम बराबर का मतलब हम पूरी की पूरी टक्कर देंगे। और आपको पता है कि बहुत ज्यादा फासला नहीं है, 35-40 के करीब जो वोट होंगे ना सांसदों के, क्योंकि इसके अंदर राज्यसभा और लोकसभा के सांसद ही मतदान करते हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो निवर्तमान उपराष्ट्रपति जी जो इस पद से हटे हैं, वो भी देश को और पूरे सांसदों को भी पता है, और जब किसान समुदाय के सांसद अंतरात्मा के साथ वोट देंगे तो आपको नतीजे भी चौंकाने वाले मिलेंगे। और निश्चित रूप से आप देखिएगा जब सितंबर के अंदर इसके परिणाम आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कांग्रेस क्या परिणाम और विपक्ष इस बात को लेकर बिल्कुल है कि वो हम पूरी तरीके से जीत मिल सकेगी। चलिए मिथिलेश जी, उपराष्ट्रपति के चुनाव में आज की स्थिति को क्या देखें? बहुत ही गरिमामय ये पद है, लेकिन क्या वाकई में आज के वक्त के लिहाज से, राजनीति के लिहाज से देखें, सिर्फ ये राजनीतिक संदेश देने या क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए ही तक ही सीमित रह गया ये पद? क्योंकि ये चुनाव में कैंडिडेट उतारने को लेकर इन सब में तो नजर यही आता है, बाद में फैसलों की बात और जिम्मेदारियों की बात तो अलग हो जाती है। देखिए, निश्चित रूप से कभी इस पद पर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन रहे थे, तो उनके बाद दूसरे राधाकृष्णन आ रहे हैं, लेकिन अब वो वहां तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे ये वक्त तय करेगा। लेकिन निश्चित रूप से जो अपर हाउस का गठन किया गया था वो इसलिए किया गया था कि जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो उस हाउस में जाए। लेकिन हमने देखा किस तरीके से सदन में जगदीप धनखड़ जी को प्रॉब्लम होती थी और किन भाषाओं का प्रयोग करना पड़ता था। तो कहीं न कहीं वो इंटेलेक्चुअल की जगह जया बच्चन जैसे जाते हैं, जो सरेआम किस तरीके का व्यवहार करते हैं। तो सबसे पहले तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इस अपर हाउस की जो गरिमा थी, जो स्ट्रक्चर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था,
कि किसी भी तरीके से इस देश की लोकतंत्र जिंदा रहे, उस पर काम करने की दरकार है। जहां तक कैंडिडेट सिलेक्शन का है तो यह कहना पड़ेगा कि बीजेपी ने एक तीर से कई शिकार कर दिए हैं और उन्होंने संघ, तमिल सोशल जो एक इंजीनियरिंग है, ओबीसी प्लस तमिल प्लस जो साउथ, इस सबको मिक्सचर करके ऐसा मिल्क केक बनाया है जो 728 में से पिछली बार धनखड़ साहब को 500 के लगभग ऊपर वोट मिले थे और मार्गेट अलवा को महज 122 वोट मिले थे और कई इनके संगठक जो थे इंडिया वाले, उन्होंने भी वोट उनको दिए थे। तो तमाम जो हालात है उनको देखते हुए सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जगह क्या सीपी राधाकृष्णन ले पाएंगे, एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने आंदोलन किया है और उनकी कार्यशैली में और जगदीप धनखड़ की कार्यशैली में एक अंतर है। वो एक वकील थे और मुखर वक्ता थे, लेकिन ये बहुत स्टाइल से चलने वाले हैं। जब स्टालिन के साथ भी प्रॉब्लम हुई, जब हमने देखा बहुत सोशल मैनर में और बहुत ढंग से चलाया उन्होंने, और जिस तरीके से उन्होंने पैदल यात्राएं की हुई है, तो एक ग्राउंड से जुड़ा हुआ आदमी अगर इतने अपर हाउस तक जाता है, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जगदीप धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। लेकिन तमाम जो हालात है उसमें यह मानना पड़ेगा कि बीजेपी का थिंक टैंक ने कहीं न कहीं साउथ में कर्नाटक के बाद अगर तमिलनाडु में बड़ी एंट्री मारने की तैयारी कर रहे हैं, और स्टालिन जो अपने आप को सुपर हीरो मान चुके हैं, वो भी ट्रंप की तरह ही बिहेव कर रहे हैं इन दिनों, उनको भी कंट्रोल करने के लिए एक ऐसी मेडिसिन तैयार की है कि अब स्टालिन क्या करेंगे, वो ओबीसी भी हैं, वो तमिल भी हैं, तो फिर रायता ढुलने वाला है। तो इसका जो बाद वाला जो मैसेज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज जाएगा, और उस मैसेज से कहीं न कहीं पूरा इंडिया गठबंधन डरा हुआ है। क्योंकि अगर साउथ में बीजेपी नॉर्थ की तरह एंट्री कर जाती है तो जो एक सपना सजो रखा है कि 99 आ गई कांग्रेस और 235 तक का आंकड़ा पूरा कर दिया, कुछ अंतर रह गया, वो 29 में कर लेंगे। उसमें बड़ा गैप मोदी सीपी राधाकृष्णन के जरिए क्रिएट कर सकते हैं। ये एक पॉलिटिकल सच्चाई है। ठीक है, यानी ये कैंडिडेट का चयन विजनरी है, ये नजर आता है, और जो एनडीए ने ये फैसला लिया कैंडिडेट द्वारा। अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली न्यूज एडिटर। अदिति, बेहद अहम है, दो अहम बातें जो आपसे समझना जरूर चाहेंगे। सीपी राधाकृष्णन का नाम यहां पर फाइनल होता है कैंडिडेट, लेकिन विपक्ष की तरफ से, क्योंकि होता ये है ना कि जब पहले इंतजार करते हैं कि पहले कौन कैंडिडेट उतारता है, कैंडिडेट सामने एक आ चुका तो उसकी टक्कर का हम क्या उतार सकते हैं, विपक्ष के पास ये सोचने का मौका है, तो दूसरे कैंडिडेट को लेकर कितनी एक्सरसाइज हो सकती है। दूसरा अहम सवाल ये कि महाराष्ट्र बहुत चर्चाओं में रहा है। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव की बात कर ले, इसके बाद एसआईआर की जो जरूरत पड़ी, जिस तरह से लगातार आरोप लगे विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद, और अब महाराष्ट्र के ही राज्यपाल है जो अब उपराष्ट्रपति की कैंडिडेट है, तो इसे किस तरह से जोड़कर देखा जाए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। मैं लंबे समय से पार्लियामेंट कवर कर रही हूं। अभी भी मैं 6:30 बजे पार्लियामेंट से ही निकलकर, और जो तमाम गतिविधियां अभी चल रही हैं, जहां एक तरफ एनडीए की बैठक तो इंडिया गठबंधन की बैठक, लगातार उन बैठकों के बीच में हमने कानी मोजी से भी बात करी, हमने हनुमान बेनीवाल जी से भी बात करी कि दरअसल होना क्या है। मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलती हूँ। जब धनखड़ साहब के लिए वोट जुटाने की कोशिश, देखिए ये बात तो तय है, अभी मैं राजेंद्र मेघवाल जी के भी तमाम बातों का कुछ जवाब देना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले हम तथ्यात्मक बातें कर लेते हैं। देखिए, जहां तक बात आंकड़ों की है, वहां पर एनडीए सुनिश्चित है उसकी जीत। जब तक कि इंडिया गठबंधन कोई बहुत ज्यादा क्रॉस वोटिंग, वो भी बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आता। सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन शक्ति प्रदर्शन कैसे दिखाए। इंडिया गठबंधन भले ही अपना प्रत्याशी उतार दे, यहां पर बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को, डीएमके को फंसा दिया है। कैसे? अब आप देखिए कि एक प्रत्याशी होते हैं जो कैंडिडेट चुने जाते हैं, जो कि आपने कहा महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना के गवर्नर रह चुके हैं। एक समय आपको याद होगा कि झारखंड की भी सरकार गिरने जैसी स्थिति की हालत आ गई थी, जहां पर कांग्रेस वर्सेस जेएमएम हो चुका था, दोनों एक साथ सरकार में थे, खींचतान थी, और बीजेपी का लोटस ऑपरेशन जैसी बातें चल रही थी। और तब भी की बात कर ले, महाराष्ट्र में किस तरह की स्थिति है। महाराष्ट्र में जो भी गवर्नर सोच समझ के भेजा गया है बीजेपी द्वारा, ऐसे भेजा गया है कि अगर स्थिति ठीक नहीं रही तो कैसे गवर्नर संभालेंगे। यानी कि उनकी संवैधानिक सोच को लेकर बीजेपी आश्वस्त है कि वो जब बड़े संवैधानिक पद पर आ रहे हैं तो वो बेहतर तरीके से इसको गवर्न
कर पाएंगे। अब राजनीतिक बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु, इसमें कोई दो राय नहीं कि 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा था तमिलनाडु से, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी अन्नामलाई को लेकर। फिर बाद में उन्होंने सोचा कि एआईडीएमके से अलायंस कर लेते तो अच्छा होता। तो अब फर्ज कीजिए कि इंडिया गठबंधन अगर सीपी राधाकृष्णन को सपोर्ट नहीं करती है, यानी कि वो सीधा सीधा जमीन पर बीजेपी जाके कहेगी कि तमिलनाडु के पहले ओबीसी व्यक्ति को जब बनाया जा रहा था, ओबीसी पहला ओबीसी व्यक्ति तमिलनाडु का, तो देखिए विपक्ष ने समर्थन नहीं दिया। कानीमोजी पर सवाल उठेगा। आज हमने कानीमोजी से ऑफ रिकॉर्ड समझने की कोशिश की कि ऐसे में क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि हम वोट नहीं करेंगे। हालांकि उनके जो दूसरे साथी हैं वो कह रहे हैं कि अभी हमें पार्टी ने दिशा निर्देश नहीं दिए हैं। यानी कि अगर कोई भी इनके खिलाफ जाता है तो सीधा सीधा साउथ इंडिया में बीजेपी ये मैसेज देगी कि एक तमिलनाडु का पहला ओबीसी व्यक्ति आके संवैधानिक इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठना चाहता था, लेकिन इनको समर्थन नहीं दिया। अगर कोई एब्सटेन करेगा तो भी यही बात होगी, तब भी बीजेपी यही समर्थन करेगी कि उस व्यक्ति को ना बनने देने के चलते देखिए इंडिया गठबंधन की सोच क्या है। तो जाहिर तौर पे बीजेपी ने फंसा दिया है। बीजेपी ने बड़ा मैसेज देने की कोशिश की और बीजेपी इस बार जिस तरीके से बिहार और बंगाल को जीतना चाहती है, उसी तरीके से इस बार तमिलनाडु को भी जीतना चाहती है। और यही वजह है कि वो एआईडीएमके के साथ अलायंस करेंगी। पहले ही बोल चुके हैं कि वो अन्नामलाई को विधानसभा नहीं लड़ाएंगे, लेकिन अन्नामलाई को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, चाहे दिल्ली में दी जाए। और अब बात होती है कि इंडिया, देखिए इंडिया फ्लोर लीडर्स को भी पता है कि आसानी से बीजेपी एनडीए अपना कैंडिडेट जिता ले जाएंगे, लेकिन वो वॉकओवर नहीं देना चाहते, वो इतना आसान नहीं बना देना चाहते। अब हमने हनुमान बेनीवाल जी से ऑफ रिकॉर्ड पूछा, क्योंकि जब जगदीप धनखड़ को जब चुनाव जिताने की बात थी, तब खुद अमित शाह जी ने, पीयूष गोयल जी ने अलग अलग लोगों से बात की थी। हनुमान बेनीवाल के पास फोन आया था और हनुमान बेनीवाल जो एनडीए छोड़ चुके थे, उन्होंने जगदीप धनखड़ को वोट दिया था। वैसे ही जब ओम बिरला जी को जिताने की बात थी, ओम बिरला जी के सामने किसी प्रत्याशी को नहीं उतारने की बात थी इंडिया गठबंधन की तरफ से, तब ममता बनर्जी से सरकार ने संपर्क किया था और ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में कहा था कि हमें ओम बिरला को निर्विरोध चुनाव जिता देना चाहिए। तो ये तो है फैक्चुअल बातें। अब बात है, जैसे कि अभी मेघवाल साहब बात कर रहे थे, बात मेघवाल साहब की ये है कि तमिलनाडु में नहीं जीत पाए तो साहब कांग्रेस भी कुछ नहीं कर पाई। दूसरी बड़ी बात है कि आपकी पार्टी में तो साउथ इंडिया के दो बड़े लोग हैं, आपकी पार्टी में नॉर्थ इंडिया के कार्यकर्ता परेशान हैं कि ना केसी वेणुगोपाल की लैंग्वेज उनको समझ आती है, ना मल्लिकार्जुन खड़गे नॉर्थ की कोई भाषा समझ पाते हैं। तो अगर साउथ इंडिया के व्यक्ति को लाकर एक बड़े संवैधानिक पद पर बिठाया जा रहा है, तो मुझे लगता है राजेंद्र मेघवाल साहब आपको भी इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि आपने भी साउथ इंडिया के दो बड़े लोगों को रखा है। आपकी पार्टी की नॉर्थ इंडिया के कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि कोई नॉर्थ इंडिया का व्यक्ति आए, हिंदी भाषी हो, जो समझ पाए। जी राजेंद्र, देखिए ये मतलब बहुत बड़ा संवैधानिक पद है और प्रोटोकॉल के अंदर दूसरे नंबर का पद है। उसके अंदर अगर हम राज्यों के चुनाव जीतने का गणित ढूंढने लगेंगे तो मेरे ख्याल से ये लोकतंत्र का भी अपमान है और संवैधानिक संस्थानों का भी डिग्रेडेशन है, क्योंकि जिस स्वरूप के साथ में, जैसा कि मिथिलेश जी ने कहा कि भाई ये उच्च सदन है, उच्च सदन के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, तो वहां पे इस तरीके से अगर सिर्फ अपनी पसंद से, नापसंद से, जो पसंद नहीं उसको 2 साल पहले हटा दिया और उनसे इस्तीफा लिखवा लिया कि साहब उनकी स्वास्थ्य खराब है। मुझे आज तक भारत की राजनीति में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया होगा, चाहे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हो, चाहे प्रेसिडेंट की पोस्ट हो, चाहे उपराष्ट्रपति की हो, चाहे राज्यपाल की हो, सबके सब तिरंगे में लिपटे हुए ही जाना चाहते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। इस बात का भी हमें राजेंद्र जी एक बार कमेंट देते हैं। हाँ अदिति, मैं नहीं कह रही हूं ये बात कि किसी राज्य के व्यक्ति को संवैधानिक पद पे इसलिए बिठाया जा रहा है। आपने कहा कि तमिलनाडु नहीं जीत पाई तो बीजेपी अलग अलग पैंतरे। दूसरा, जगदीप धनखड़ को जब आप लोग अविश्वास प्रस्ताव करके हटाना चाहते थे तो सब ठीक था। अगर बीजेपी इम्पीचमेंट की बातें करती है या बीजेपी स्वास्थ्य कारणों का जो भी आप हवाला दे रहे हैं वो करती है तो गलत है। मैं एज अ पत्रकार ये कहना चाह रही हूँ कि कांग्रेस जब बीजेपी की बात होती है तो उसका स्टैंड अलग होता है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव तो जगदीप धनखड़ के लिए आप भी लाए थे, तब वो सही था।
लेकिन अगर बाद में बीजेपी इंपीचमेंट करने की कोशिश करती है तो वो गलत है। ठीक है अदिति, ये मैं प्रताप कहना राव चाह जी, रही हूँ, गलत बातें हैं। ये बार-बार आपका राजेंद्र जी भी स्टैंड जिक्र अलग कर रहे हैं और ये विपक्ष की तरफ से होता है। जगदीप धनखड़ का हटना, उनका स्वास्थ्य कारण से इस्तीफा देना, इस पर सत्ता पक्ष को ही यानी कि एनडीए को ही घेरा जा रहा है। देखिए, जगदीप धनखड़ जी का जो त्यागपत्र है जो राष्ट्रपति को दिया गया, उसमें सारे कारण स्पष्ट हैं। उसके अलावा सब ऑफ द रिकॉर्ड कोई भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ भी बोल सकता है। बात असली ये है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उनके डॉक्टरों की सलाह थी, और जो त्याग पत्र में ये बात है, देखिए, हाँ, स्वास्थ्य सही नहीं होगा, इसलिए आप कपोल कल्पित घटनाओं के जरिए नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऑफिशियल बात है वो ये है। दूसरी बात बार बार ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु से, और क्या तमिलनाडु क्या इस देश का भाग नहीं है? क्यों नहीं तमिलनाडु से करना सम्मान चाहिए? करते तो तमिलनाडु से भारतीय जनता पार्टी ने एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, राष्ट्रपति बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने आप तमिलियों के साथ में क्या व्यवहार करते हो? आप तमिलनाडु के लोगों के साथ उनको बनाया। आपने जब भाषाई विवाद था इसलिए तब आपका क्या स्टैंड था? आपको अगर कोई बिहार से हो जाता तो बिहार लग रहा है, लेकिन तमिलनाडु की जब बात होती है, संघीय ढांचे की बात होती है, आपका स्टैंड क्या होता है? कर देते तो सिक्किम को कहते हैं, सिक्किम में चुनाव जीतना है, पूरा देश जानता है। के अलावा आप चुनाव की लगातार चुनाव हारने के बाद करने के लिए इनका दिमाग हिल गया है। चलिए ठीक है, ठीक है राजेंद्र जी, प्रताप जी, वक्त खत्म हो रहा है। देखिए, आप दोनों ने अपनी बात रखी, चलिए आप दोनों ने अपनी बात रखी, दोनों की तरफ से कैंडिडेट सामने आएगा, इंतजार विपक्ष की तरफ से है। लेकिन एक फाइनल कमेंट मिलते हैं आपसे जरूर चाहेंगे कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, देखिए एक तरफ तो सब संवैधानिक पद है, कई चीजों का जिक्र करते हैं, लेकिन ले दे कि जब चुनाव की बात आती है तो पूरे समीकरण ऐसे बैठाए जाते हैं कि बस हमें जीत मिल जाए। उपराष्ट्रपति पद भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन क्या आम जनता अपना जुड़ाव इस चुनाव से महसूस कर पाती है, या सिर्फ आपको लगता है कि यह राजनेताओं और पार्टियों के बीच की ही रस्साकशी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी रहती है? देखिए, निश्चित रूप से जब वोटिंग कास्ट करने का पावर एमपीज के पास है तो आम पब्लिक, लेकिन आम पब्लिक को यह पता होता है कि हमारी जो नीति निर्माता है वो वहां बैठते हैं, और अगर उसका सभापति एक इंटेलेक्चुअल आदमी हो, एक सबको साथ लेकर चलने वाला हो, तो कहीं न कहीं एक पॉजिटिव वर्क होता है, और पक्ष विपक्ष दोनों का ध्यान रखने वाला हो। तो कहीं न कहीं जो अब तक की इनकी वर्किंग स्टाइल है राधाकृष्णन की, वो ये बताती है कि वो धनखड़ साहब की तुलना में कम मुखर है और सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। और जो आदमी 93,000 किलोमीटर पैदल चल चुका हो, तो शायद उसे पता है कि हिंदुस्तान का दर्द कहां छुपा हुआ है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, और उनको अगर कोई लेकिन इनकी टक्कर में विपक्ष को कैंडिडेट उतारना है, इनके सामने विपक्ष को कैंडिडेट उतारना है, ये कितना चैलेंजिंग रहने वाला है? अगर क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी वाइज जिस तरह से आप लोग जिक्र कर रहे हैं, कितना चैलेंजिंग रहेगा ये? देखिए, मुझे लगता है कि जब आंकड़ा गणित का एक अंक से सीपी जोशी साहब चुनाव हार गए थे और मुख्यमंत्री बनने से रह गए थे, तो जब उनके ये खुद कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे अंतर है, तो ये अंतर पाटना मुश्किल है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि डीएमके को फंसाना, और क्योंकि वहां का कास्ट इक्वेशन, वहां की जो लैंग्वेज इक्वेशन, उन सब में ये कैंडिडेट बहुत ही, मैं कहूं, देखिए अंतरात्मा की आवाज में हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, आप देखिए आज देखिए जयपुर में क्या हुआ। श्वेता जी, जो सत्यपाल मलिक, जिसको 4 बार गवर्नर बनाया किसने? बीजेपी ने, लेकिन अब उनका दर्द क्या किया? अब उनके वोट लेने के लिए कांग्रेस राजनीति कर रही है, बढ़ते दम तक नोटिस दे दिया की बैठक से लेके ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं था, केवल वोटों की राजनीति कर मामले की शिकायत करी, कभी उसी के अंदर आरोप बना दिया। तो ये तो इनका चाल चेहरा और चरित्र है, जो भी किसानों के लिए आवाज उठाता है कि ये नोटिस नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस भी तो अपने फायदे के हिसाब से देखती है ना, वो भी तो राजनीति कर रही है, वो उसका जवाब देना पड़ेगा ना। आज जिस आदमी को गवर्नर बनाया हो, जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया हो, बच नहीं सकते। किसान वर्ग के साथ आपने धोखा किया। चलिए इंतजार करते हैं, 9 तारीख को वोटिंग होगी, परिणाम में सामने आएगा, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखिए, एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन है, और इतना जरूर है कि ये जो इलेक्शन है, सिलेक्शन जो होगा उपराष्ट्रपति को, वो बिना इलेक्शन तो नहीं होने वाला, क्योंकि विपक्ष ने तय कर दिया वो कैंडिडेट उतारेगा। इंतजार है कि कौन सा नाम सामने आता है, लेकिन नंबर गेम के हिसाब से जो पलड़ा भारी है वो एनडीए का है। अब क्या कोई वाकई में चमत्कार होता है, या कोई अंतरात्मा की आवाज सुनकर ज्यादा से ज्यादा सांसद वोट करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी देखना होगा। क्योंकि वोटिंग के समय में आपके पास अगर अभी नंबर गेम है, तो आप तो अपने सांसदों को साथ लेकर चलोगे कि हमारे तो इतने अंक आने। टक्कर भी जबरदस्त है, बहुत
अहम मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा इस चुनाव को, इसलिए इंतजार भी है कि आखिर विपक्ष की तरफ से कैंडिडेट कौन होता है। लेकिन इतना जरूर है कि उपराष्ट्रपति की ये रेस है, इंतजार सभी को 9 सितंबर का है कि आखिर ये परिणाम मुकाबला कैसा रहता है, कितने वोट मिलते हैं, कितना डिफरेंस रहता है और साथ ही साथ जीत किसकी होती है। हालांकि फेवर में भी एनडीए के जरूर नजर आ रहा है। फिलहाल बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।